हेलो स्टूडेंट्स, नवहर्त ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं पर्यावरण का चैप्टर पृथ्वी की संरचना, जो कि हम कल से कंटिन्यू कर रहे हैं। कल आपने जाना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो 3 भाग थे, भूगर्भ, मेंटल और क्रोड, उसके बारे में हमने जाना। इसके साथ ही हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं उसमें आप देखेंगे पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र के बारे में, और इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है विवर्तनिक शक्तियों को। तो विवर्तनिक शक्तियाँ जो है उसकी क्या परिभाषा है और किस तरह से ये कार्य करती है, कितने प्रकार की होती है और हमारे लिए किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, कितने प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम आज के टॉपिक में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। पृथ्वी की सतह का स्वरूप जो है वो निरंतर बदलता रहता है। जहाँ पे आज आप हिमालय को देख पा रहे हैं, वहाँ पे एक समय था जब 33 सागर था, तो ये स्वरूप चेंज होता रहता है। जहाँ पे आज मरुस्थल दिखता है, वहाँ पे किसी समय समुद्र था। इसके प्रमाण भी जो है वो हमें निरंतर मिलते रहते हैं। जहाँ पे आज समुद्र है, वहाँ पे हो सकता है कि एक समय था जब मरुस्थल रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये निरंतर बदलती रहती है, और इन चीज़ों को बदलने के लिए, पृथ्वी की सतह के स्वरूप को निरंतर बदलने के लिए कुछ शक्तियाँ उत्तरदायी होती है। इन्हीं शक्तियों को हम विवर्तनिक शक्तियाँ कहते हैं। ये अनवरत कार्य करती रहती है, लगातार कार्य करती रहती है, हज़ारों लाखों वर्षों बाद फिर वो स्वरूप को बदल देती है। पृथ्वी की जो उम्र है वो 5 अरब वर्षों से लगातार पृथ्वी है अस्तित्व में, और आने वाले इतने सालों तक और पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा, ऐसा माना जाता है। तो इन्हीं वर्षों में ये स्वरूप जो है वो निरंतर बदलता रहता है। क्लाइमेट भी बदलता रहता है, आपको पता है। मौसम बड़ी जल्दी से बदलता है। जलवायु है वो 25 वर्ष तक एक सेम जैसी रहती है, उसके बाद में बदलती है। लेकिन पृथ्वी का स्वरूप को जो उसको बदलने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन हम प्रमाणों के आधार पर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का स्वरूप जो है निरंतर बदलता रहता है। तो विवर्तनिक शक्तियाँ 2 प्रकार की होती है। इसमें एक है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ और एक है बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ। विवर्तनिक शक्तियाँ कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ और दूसरी बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ। डेफिनेशन इसकी मैंने बताई थी अभी आपको कि पृथ्वी की सतह के स्वरूप को निरंतर बदलने के लिए जो शक्तियाँ उत्तरदायी होती है वो विवर्तनिक शक्तियाँ कहलाती है। और विवर्तनिक शक्तियाँ 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ जो है उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? ये शक्तियाँ पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है, बाहर से ये दिखाई नहीं देती है। ये इनकी परिभाषा है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के नीचे गहराई पर स्थित ताप से चट्टानों के फैलने, सिकुड़ने और पृथ्वी के मैग्मा के स्थानांतरण के कारण होती है। मैग्मा किसे कहते हैं? मैग्मा कहते हैं चट्टानों के पिघलने से जो बनती है संरचना। चट्टानों का जो पिघला रूप है वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। ये शक्तियाँ पृथ्वी के अंदर रह के कार्य करेगी, बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के नीचे गहराई पर स्थित ताप से चट्टानों के फैलने, सिकुड़ने, अत्यधिक ताप की वजह से चट्टानें क्या होगी? अंदर फैलेगी, सिकुड़ेगी, और पिघल कर इसका जो भाग बनेगा वो क्या कहलाता है? मैग्मा। उसके स्थानांतरण के कारण जब वो भाग बन जाता है तो फिर वो भाग ट्रांसफ़र होता है इधर उधर, तो इसकी वजह से इसका निर्माण जो है होता है। और ये शक्तियाँ 2 तरह से चलती है। एक ये भूगर्भ के लंबवत चलती है और एक ये भूगर्भ के पैरेलल चलती है, जिसको हम क्षितिज में बोलते हैं। तो अगर ये लंबवत चलेगी तो क्या परिणाम होंगे, और अगर ये क्षितिज के पैरेलल चलेगी तो क्या परिणाम होंगे? तो इसके लिए लिखा हुआ है कि जब ये शक्तियाँ पृथ्वी के लंबवत कार्य करती है तो भूमि की सतह के कुछ भाग ऊपर की ओर उठ जाते हैं और कुछ भाग नीचे दब जाते हैं। इनसे क्या होगा? इनसे सतह पर द्वीप बनेंगे, महाद्वीप बनेंगे, पठार बनेंगे, समुद्र, मैदान, इन सब का निर्माण होता है। ये जितनी भी संरचनाएं आप देख पाते हैं
द्वीप महाद्वीप पठार समुद्र मैदान वगैरह, तो ये सब इन्हीं आंतरिक शक्तियों के परिणाम हैं। और यदि ये शक्तियाँ क्षितिज दिशा में कार्य करती है इसी तरह से पैरेलल, तो तरंगे उत्पन्न होती है। क्षितिज दिशा में चलने से क्या उत्पन्न होंगी? तरंगे उत्पन्न होंगी। और ये तरंगे क्या करेगी? जिसके कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में भारी उथल पुथल होती है। भूपृष्ठ का मतलब होता है ज़मीन के नीचे का जो भाग है, पृष्ठ है, उन चट्टानों में भारी उथल पुथल होगा। और उथल पुथल की वजह से क्या होगा? घाटी और पर्वत बन जाते हैं। तो ये दोनों ही जो है इसमें कि ये लंबवत जा रही है कि ये क्षैतिज दिशा में कार्यशील है, दोनों ही रूप जो है वो भू सतह को बदलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अब विभिन्न प्रकार की आंतरिक शक्तियों के बारे में हम देखेंगे, जिनमें से पहली जो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति है उसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वाला का मतलब होता है आग, फ्लेम, और मुखी, तो इनमें एक्चुअल में होता क्या है? एक पहाड़ जैसी संरचना होती है ज्वालामुखियों में। जापान में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इसका नाम जो है वो इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं इसको। ज्वालामुखी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि पहाड़ जैसी संरचना के मुख से जब पृथ्वी में आंतरिक हलचल होती है तो जिसके कारण अत्यधिक गर्म लावा जो है, चट्टानें पिघली हुई होती है, अत्यधिक टेम्परेचर, अत्यधिक ताप वाला वो लावा जो होता है वो मुख को फोड़कर गैसों के और वाष्प के साथ उस मुख से बाहर आता है और फिर आसपास के क्षेत्र में वो फैल जाता है। तो इन्हीं क्रिया के कारण इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया? ज्वालामुखी पड़ गया। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होते हैं, पाए जाते हैं जापान में। इसमें क्या होता है? पृथ्वी के अंदर की हलचल के कारण धरती हिलने लगती है। पृथ्वी के भीतर हलचल होती है जिसके कारण धरती हिलने लगती है और भूपटल को फोड़कर बाहर जो चीज़ें आती है वो उसमें है धुआं, राख, गैसें और वाष्प, ये बाहर आती हैं। अति तप्त चट्टानें पिघलकर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लिए हुए चट्टानें, जब उनको अत्यधिक ताप मिलता है चट्टानों को तो फिर वो पिघल जाती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का कुछ गलनांक होता है। तो उस गलनांक पे, उस बिंदु पे जब टेम्परेचर मिलता है उन वस्तुओं को तो वो पिघल जाती है। तो चट्टानें भी पिघल जाती है और पिघली चट्टानें रक्त तप्त हो जाती है, इसको अति तप्त चट्टानें बोलती हैं और ये पिघलकर लावा के रूप में बाहर आती है। और ये जो लाल रंग का चट्टानों का पिघला जो भाग है वो क्या कहलाता है? लावा। इसके रूप में बाहर आती है। इससे भारी जान माल की हानि होती है क्योंकि वो आसपास के एरिया को कवर करेगी तो वहाँ की फसल जो है वो चौपट हो जाती है और अगर वहाँ पे बस्तियाँ हैं तो वो और कुछ जीव जंतु, कुछ वनस्पतियाँ वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये 3 प्रकार की होती है ज्वालामुखी। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इसमें पहला है सक्रिय, दूसरा है सुप्त और तीसरा है निष्क्रिय। तो सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा क्या होगी? जो निरंतर विस्फोटित होती रहती है, उसमें से लावा निकलता रहता है और जानमाल की हानि भी होती है और कुछ लाभ भी होते हैं ज्वालामुखी के। तो ये तो हो गया सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। अब हम देखेंगे दूसरा जो इसका रूप है वो है सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त शब्द का अर्थ क्या होता है? कभी कभी सक्रिय होती है, ये सदैव सक्रिय नहीं रहती, लेकिन निष्क्रिय भी नहीं है। ये कभी कभी सक्रिय हो जाती है और बाकी ये निष्क्रिय अवस्था में रहती है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? सक्रिय और निष्क्रिय के बीच की अवस्था इसको बोलेंगे, जिसका नाम है सुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा जो इसका रूप है वो है निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो कभी सक्रिय थे परंतु अभी वर्तमान में वो निष्क्रिय हैं, यानी किसी भी तरह से वो विस्फोटित नहीं होती, ज्वालामुखी फटती नहीं है और उसमें से कोई लावा वगैरह नहीं निकलता है, तो वो बंद पड़ गई है, उसको हम बोलेंगे निष्क्रिय ज्वालामुखी। इसके बाद में अभी हमने इनकी हानियों के बारे में पढ़ा, परंतु मैंने बताया था कि इनके कुछ लाभ भी होते हैं। तो क्या लाभ होते हैं? इनके द्वारा बनी मिट्टी उपजाऊ पाई गई है। इनसे जो मिट्टी बनती है, जो लावा निकलता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण
पदार्थ होते हैं, तो इनसे जो मृदा बनती है वो क्या कहलाती है, उपजाऊ मानी जाती है। और कई उपयोगी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, जैसे गंधक, बोरिक अम्ल आदि। कीमती धातुएं भी आती है साथ में, ये लावा के साथ बाहर आ जाती है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे गंधक, बोरिक अम्ल और कीमती धातुएं सभी हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये ज्वालामुखी के क्या हो गए, लाभ हो गए। इसके बाद में इसका एक और लाभ है, गर्म पानी के जो झरने होते हैं तो वो भी इन्हीं से बनते हैं। किससे? ज्वालामुखी के फटने से गर्म पानी के झरने बनते हैं। तो ज्वालामुखी से लाभ जो है वो दो हो गए। कौन कौन से हो गए? पहला है, इनके द्वारा बनी मिट्टी उपजाऊ पाई गई है। कई उपयोगी पदार्थ गंधक, बोरिक अम्ल और कीमती धातुएं लावा के साथ बाहर आती है। और दूसरा लाभ इसका हो गया कि इससे गर्म पानी के झरने भी बनते हैं। तो ये जो हानियाँ हैं, केवल हानियाँ ही नहीं है, ज्वालामुखी से लाभ भी है। क्या लाभ है, अभी इसके बारे में आपने जाना है। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, दूसरी जो है भूकंप, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के प्रकार बता रहे थे। इसमें हमने पहले पढ़ा था ज्वालामुखी के बारे में। अब दूसरी आंतरिक विवर्तनिक शक्ति जो है वो है भूकंप। भूकंप इसका अर्थ होता है भू सतह के कंपन होना, भू सतह में कंपन होना। भू यानी पृथ्वी और सतह यानी उसके ऊपर वाली परत, जैसा कि हमने कल पढ़ा था भूपरपटी। तो इसकी सतह में जो कंपन होता है उसी को मिला के ये शब्द बना है भूकंप। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण भू सतह में होने वाली कोई हलचल होती है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। और जहाँ हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं उनको हम कहेंगे एपीसेंटर, या इनको हिंदी में कहते हैं कंप केंद्र। एपीसेंटर इसका अंग्रेजी में नाम है और हिंदी में इसको कहेंगे कंप केंद्र। भू सतह में या पृथ्वी के भीतर भूपृष्ठ में जहाँ पे हलचल से कंपन प्रारंभ हो रहे हैं उस स्थान को क्या कहेंगे? एपीसेंटर। भूकंप का केंद्र जो है वो नेपाल में था। उसके आसपास के जो स्टेट है, जो इंडिया जहाँ सीमा लगती है, वहाँ पे इतना नुकसान हुआ, ऐसा आपने सुना होगा। या भूकंप का केंद्र जो है वो दिल्ली था और आसपास के राज्यों में इतना नुकसान हुआ है, यह आपने सुना होगा न्यूज़ में। तो इसका रीज़न ये होता है कि जहाँ कंप केंद्र है वहाँ और उसके आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा हानि होती है, और जैसे जैसे कंप केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हानि जो है वो कम होती जाएगी। और एपीसेंटर या कंप केंद्र से तरंगे जो होती है चारों ओर फैलती है। भूकंप का जो महत्व है वो उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। कितने रिक्टर पैमाने पे कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी हानि पहुंचाएगा। भूकंप की तीव्रता कंप केंद्र से दूरी पे निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा दूरी होगी भूकंप से नुकसान है वो उतना ही कम होगा, और दूरी है वो जितनी कम होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा। भूकंप मापी के द्वारा इसको मापा जाता है। भूकंप को मापने वाली जो इकाई है उसको हम बोलते हैं भूकंप मापी। और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। किस पैमाने पे? विभिन्न प्रकार की जो दूरी हो भले या फिर कोई दूसरा भी वस्तु को हमें उसका नाप जोप अगर निकालना पड़े तो उसके लिए कुछ न कुछ हमारे पास में पैमाना होना चाहिए। तो भूकंप भी कितनी तीव्रता का होता है, कितना तेज़ होता है अथवा कितना कम होता है, इसको मापने के लिए हमारे पास में एक पैमाना होता है जिसको हम रिक्टर पैमाना बोलते हैं। तो भूकंप को हम किस पैमाने पे मापते हैं? रिक्टर पैमाने पे। और 4 इकाई तक के भूकंप जो है वो हल्के होते हैं। कुछ भूकंप ऐसे भी होते हैं जिनके आने का पता भी नहीं चलता। तो 4 इकाई तक के जो भूकंप होते हैं, 4 या उससे कम तीव्रता वाले, वो हल्के माने जाते हैं। 5.5 इकाई तक के भूकंप होते हैं वो प्रबल माने जाते हैं। और 6 इकाई से ऊपर के जो भूकंप होते हैं वो विनाशकारी माने जाते हैं। और 7 इकाई तक के जो भूकंप है वो सर्वनाशी माने जाते हैं। तो सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंप सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। भूकंप का कारण क्या होता है? क्यों आते हैं भूकंप? ये पृथ्वी की बनावट में असंतुलन के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी की जो बनावट है उसके भीतर असंतुलन है, चट्टानें खिसकती है इधर उधर, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। और प्लेट
विवर्तन सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जाती है? वर्तमान में किस सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जाती है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर। कुल 29 विवर्तनिक प्लेटें हैं, ऐसा हमने पहले पढ़ लिया है। टोटल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? 29। इसमें से 6 प्रमुख विवर्तनिक प्लेटें हैं। ये प्लेटें धीरे धीरे गति करती रहती है। इससे पहले हमने पढ़ा था विवर्तनिक प्लेटों की जो गति होती है वो हमारे नाखून बढ़ने की गति के समान होती है, लेकिन ये निरंतर गति करती रहती है, जिसकी वजह से असंतुलन जो है वो बना रहता है। प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक, विनाशी और संरक्षी। 3 तरह के इनके किनारे होते हैं। विनाशी किनारों पर अधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं। अधिक विनाशकारी भूकंप जो है वो विवर्तनिक प्लेटों के विनाशकारी सिरों पर आएंगे। भारत को भूकंप जोखिम के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। कितना जोखिम है भारत में, भूकंप आने का कितना खतरा है, उसके आधार पे इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें से सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र और सबसे कम जोखिम वाले क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे दे रखा है। कुछ स्टेट्स के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जोखिम है और कहाँ पे कम जोखिम है। तो इसमें देखिए नाम आप देख पा रहे हैं, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। और इसके अतिरिक्त आप देख पा रहे हैं नीचे पंजाब, हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश जो है उसको सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र माना गया है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 2-3 लाख लोग जो है वो काल के ग्रास बन गए थे। सुबह का समय था 9 बजे के लगभग। पूरा देश 26 जनवरी मनाने की तैयारी में लगा था। तो 26 जनवरी 2001 को ये दुर्घटना हुई थी। एक हादसा हुआ था, ये प्राकृतिक प्रकोप जिसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से 2-3 लाख लोगों के मरने की जो है पुष्टि हुई थी। इसके अतिरिक्त आप ऊपर एक चीज़ लिखी हुई देख रहे हैं, कोलकाता जो है वो न्यूनतम जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वेस्ट बंगाल का एक ये भाग है पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ पर ये न्यूनतम जोखिम क्षेत्र माना जाता है। फिर भी यहाँ पर 1737 में एक विनाशकारी भूकंप आया था और इसमें लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। तो ये कम जोखिम वाले क्षेत्र जो है उसमें भी विनाशकारी भूकंप आ सकते हैं। तो ये जो बात बताई जाती है कम और अधिक जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं, तो ये इसको हम पूरी तरह से प्रूव नहीं मान सकते।